पश्चिम बंगाल सहित कई सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन हंगामा पश्चिम बंगाल में मच रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हम भी अपना तेवर दिखाएंगे। ममता बनर्जी के डर का कारण ये है कि जो 3.5 करोड़ संदिग्ध सूची में गए हुए मतदाता हैं, उसमें जो मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा, यदि वो आंकड़ा घट गया तो हमारी सीटें कम हो जाएगी। ममता बनर्जी को स्वयं त्याग पत्र देना चाहिए था कि मैं अपनी सरकार में रहते हुए संविधान के तहत जो राष्ट्र की एकता अखंडता का शपथ लिया, संविधान के पालन का, उसका मैं विफल रही। ये तो सिर्फ मतदाताओं के लिए किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से जो घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं निकलने के लिए कि हमें जाना है, हमारे पास फॉर्म नहीं है, ये बता रहा है कि किस तरीके से मतलब जो अवैध घुसकर आए थे वो भी इसमें आइडेंटिफाइड होने वाले। अगर फर्जी नाम उनका पता चल गया और वो कोर्ट गए, बिहार में क्यों नहीं लोग कोर्ट गए? हाँ। नहीं, अगर कोर्ट गए और पता चल गया कि आप बाहर के हैं तो आप डिटेंशन कैंप में जाएंगे। ममता बनर्जी बहुत होशियार और बहुत चतुर राजनेता हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने प्रकट रूप में तो एसआईआर का खुल के विरोध कर रही हैं, जैसे सब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जमीन पर उनके बीएलएस जो हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आप राजनीति करके क्या हासिल हुआ ये बिहार बता चुका है। तो ममता बनर्जी इतनी सधी हुई और मंजी हुई नेता है कि वो समझती हैं कि किस मुद्दे का किस स्तर तक विरोध करना है। वो विरोध इसलिए करती रहेंगी ताकि सरकार को इसकी आड़ में कुछ ऐसा करने का मौका नहीं मिले जिससे उसका वोट बैंक प्रभावित हो। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर विषय का रुख करते हैं। रामकृपाल सिंह जी थोड़े से गैप के बाद हमारे साथ हैं, घूम फिर कर आए हैं, तो इसलिए आज इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं आंकड़ों के साथ। समीर चौगावकर जी टू द पॉइंट, तुरंत अपनी बात कहने वाले और पॉइंट के साथ कहने वाले समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। राकेश शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और विनोद अग्निहोत्री जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक। बिहार चुनाव खत्म हुआ और एसआईआर पर फिर चर्चा होने लगी। अब बारी पश्चिम बंगाल की है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और पश्चिम बंगाल सहित कई सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन हंगामा पश्चिम बंगाल में मच रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हम भी अपना तेवर दिखाएंगे या हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी एक्शन में आएंगे। वो लगातार सरकार को, एजेंसीज को चुनौती दे रही हैं। बीजेपी इसे धमकाना भी कह रही है। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है, खासतौर से पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से, कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में लगभग 6 लाख वोटर्स ऐसे दिखाई पड़े हैं जो कि मृत हैं, लेकिन ऑन पेपर वो वोट करने जाते रहे हैं। जब ये बातें सामने आती हैं तो लगता है कि वाकई में एसआईआर की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लगातार चुनावी मुद्दा भी बन रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव है, और लगातार सियासी मुद्दा भी बन रहा है क्योंकि इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान, क्या है इसके पीछे की कहानी, इसी को विस्तार देंगे। शुरुआत आज राकेश शुक्ल जी से करेंगे। ममता बनर्जी के डर की जो वजह बताई जा रही है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये ममता का डर है। हमने बिहार देखा और अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल देख रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कुछ तथ्यों पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि डर का कारण क्या है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल में 47 लाख लोग जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। यह आरटीआई की रिपोर्ट है। 37 लाख लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, ये भी आरटीआई की रिपोर्ट है। 9 ऐसे ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के जहां पिछले 20 साल में 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। जब आबादी बढ़ने की बात आई तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो सर्च करने पे ये पता चला कि वहाँ प्रोफेसर घोष हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रजनन पे, बच्चे पैदा होने पर एक रिसर्च किया है। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं का TFR है वो 3.1 और मुसलमानों का 4.1 था, जो घट के हिंदुओं का 2.1 और मुसलमानों का 2.7 हो गया है। तो जिस राज्य में आबादी यानी बच्चों का जन्म दर कम हो रहा है, उस राज्य में मुस्लिमों की आबादी कैसे बढ़ रही है? तो डर का कारण ये है कि 2002-2003 के एसआईआर के हिसाब से चुनाव आयोग द्वारा जब मिलान किया गया मतदाता सूची का, तो उस मतदाता सूची के मिलान में करीब 3.5 करोड़ ऐसे मतदाता थे जो
संदेहास्पद स्थितियों में डाल दिए गए और जिनका वोटर लिस्ट में पहले से ही नाम चला आ रहा था, ऐसे 3,99,00,000 वोटरों का अपलोड कर दिया गया। तो ममता बनर्जी के डर का कारण ये है कि जो 3.5 करोड़ संदिग्ध सूची में गए हुए मतदाता हैं, उसमें जो मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा, यदि वो आंकड़ा घट गया तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तो आज सबसे बड़ा जो समस्या ममता बनर्जी के सामने, या जिसको आप कह सकते हैं कि डर है, वो यही है कि यदि ये सारे वोट कट गए SIR में, वास्तविक जिसको कहते हैं गहन पुनरीक्षण हुआ और ये वोट कटे तो हमारी सीटें घट जाएंगी, और यही ममता जी को कहीं ना कहीं डर के रूप में सता रहा है। और इसीलिए बीजेपी इसको मुखर होकर उठा भी रही है। अवधेश सर, बिहार पे भी जब हम SIR की बात कर रहे थे, जब SIR शुरू हुआ तो विपक्ष ने खूब सारा हंगामा किया, राहुल गांधी रैलियां निकालते दिखाई पड़े, यात्रा निकालते दिखाई पड़े, लगातार वो इस तरीके की बात कह रहे थे। अब बिहार के बाद कट्टू बात अब पश्चिम बंगाल की हो रही है, अगले साल चुनाव है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये मुद्दा बिहार में उठाया गया था, शायद उसी तरीके की कोशिश एक नैरेटिव बनाने की ममता बनर्जी कर रही हैं और कह रही हैं कि बंगाल अस्मिता की बात है, और जो 1-2 उदाहरण वो देती रहती हैं कि जानबूझकर एक खास तबके को परेशान किया जा रहा है, कुछ ऐसा देख रहे हैं? बिहार में तो राहुल गांधी ने 16 दिन की यात्रा की। बंगाल में ज़्यादा खतरनाक, भयानक और आपत्तिजनक तरीकों से इसका विरोध हो रहा है, इसके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। ममता बनर्जी जी का जो दोनों पत्र है वो एक प्रकार से धमकी है कि आपकी तैयारी सही नहीं है, आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है, किसी के पूरी कागजात की जानकारी नहीं है, आप इसको रोकें वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वो एक प्रकार से धमकी थी, एक अल्टीमेटम था कि आपको रोकना पड़ेगा। तो ये पश्चिम बंगाल में 12 राज्यों में हो रहा है। जितनी संख्या में वहाँ से BLO के मरने की खबर आ रही है, यह हतप्रभ करने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को प्रोसेस के बारे में जानकारी, बड़ी सिंपल सी चीज़ होती है, एक फॉर्म आ रहा है, आपको फ़ोन किया जा रहा है, आपके घर पर पहुँच रहे हैं, फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे तनाव में किसी को सुसाइड कर लेना पड़े। जिन लोगों का SIR जिनका हुआ है उनको मालूम है कि इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। तो क्या जिस ढंग से विरोध हो रहा है उसी ढंग से BLO के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही है कि वो डर रहे हैं या उनकी हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं को आत्महत्या में परिणत किया जा रहा है। इस प्रकार के षड्यंत्र के बगैर इतनी मृत्यु हो ही नहीं सकती है उस प्रोसेस में। तो मेरा तो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पर भी करे कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसकी एक मॉनिटरिंग की, इसकी जांच कराई जाए। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इधर सुनवाई में पिछले दिनों जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा कि आप तो पिछली बार कहते थे कि लाखों लोगों के नाम काटे गए, हम भी डर गए थे, तो हमने पारा लीगल वॉलंटियर्स भेजे बिहार में अपनी ओर से। पारा लीगल वॉलंटियर के पास एक आदमी नहीं आया कहने कि हमारा नाम गलत तरीके से काटा गया है। बिल्कुल, ये उन्होंने कहा है। वो भाई 68,66,000 नाम हटे तो उसके बाद जस्टिस बागची जो है उन्होंने कहा इसका अर्थ यह है कि ये प्रोसेस सही था। आप तो कह रहे थे लोगों को जानकारी नहीं थी, हमारे हिसाब से तो गांव के लोगों तक को पता था क्या क्या पेपर देना है, प्रोसेस की जानकारी थी, तो इसके लिए चुनाव आयोग सही था। तो सुप्रीम कोर्ट इसके विपरीत जो हो रही है, तो 2 उसके बड़े कारण नजर आते हैं। देखिए 2004 के आंकड़ों के अनुसार उस समय वोटर लिस्ट में 4,74,00,000 लोगों के नाम थे। जो भारत में मृतकों, जो नॉर्मल मृत्यु होती है वो, और जो 18 वर्ष की उम्र होते हैं उनका जुड़ाव का, उसके आधार पर देखा जाए तो इस समय मतदाताओं की संख्या 6,50,00,000, 55,00,000, 60,00,000, 65,00,000 हो सकती है। 7,63,00,000 मतदाता नहीं हो सकते हैं। तो जाहिर है 1 करोड़ के आसपास नॉर्मल जो आंकड़े आते हैं उससे ज्यादा की बात हो रही है। तो 1 करोड़, किसी ने तो एक ने तो रिसर्च करके रिपोर्ट लिखा है कि 1,04,00,000 वहां ज्यादा मतदाता है। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर मतदाता हैं और दृश्य लोग देख रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बसीरहाट की सीमा पर है, वो BSF वाले को कह रहे हैं कि हमको उस पार जाने दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार कह रही है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठी है ही नहीं, सामने दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि मैं 20 वर्ष पहले आया, मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, मैंने वोट दिया है, 500 रुपया पिछली बार भी वोट डालने के लिए मिला था।
तो जाहिर है कि अगर ये परिस्थिति है तो भय तो उत्पन्न होगा, बदनाम करने की कोशिश होगी। लेकिन एसआईआर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है और इस बार भी उसमें एसआईआर पर रोक की इस बार मांग नहीं लगाई गई है, केवल उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जो है प्रोसेस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो अब रोकने की बात नहीं हो रही, 12 राज्यों में हो रहा है। और ममता बनर्जी के लिए मेरा अपना जो निवेदन है यही है कि अगर आप कुछ भी करेंगे, अगर आपने सहयोग नहीं किया है, तो जो मतदाता सूची चुनाव आयोग जारी करेगा उसी के आधार पर अगले साल का मतदान होना है, इसलिए उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है समीर सर, बहुत सारे आंकड़े दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने दे दिए। इस तरीके के जब आंकड़े आते हैं तो आपकी जो विश्वसनीयता है चुनाव आयोग पर या जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस पर बढ़ जाती है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्या अगले साल वाला जो चुनाव है बिहार से अगर तुलना करके देखें तो ये सारे आंकड़े वोटर्स के बीच में जाएंगे और बीजेपी इसे भुना पाएगी, खासतौर से बंगाल में? निश्चित रूप से देखिए, जो एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को जो चिंता थी तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने चुनाव आयोग से समय मांगा। पहले चुनाव आयोग को पत्र लिखा ममता बनर्जी की इस कार्रवाई को रोक दिया जाए तत्काल। उसके बाद समय मांगा, चुनाव आयोग ने कहा भाई आप 5 डेलीगेशन लेकर आइए। इन्होंने 10 के नाम भेजे, चुनाव आयोग ने 10 को भी अनुमति दे दी कि ठीक है। कल 10 सांसद जिसमें राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद थे, कल वो चुनाव आयोग कार्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए थे। वहाँ चुनाव आयुक्त से उनकी मुलाकात हुई और तमाम इनके जो प्रश्न थे उसका जवाब चुनाव आयोग ने दिया। और चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप 9 दिसंबर तक इंतजार कीजिए। 9 दिसंबर के बाद आपकी जितनी शक और शंकाएं होंगी उसका सारा हम जवाब देंगे, क्योंकि 9 दिसंबर को सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग 9 दिसंबर तक ड्राफ्ट जारी करने वाला है। बोले उसके बाद आप आइएगा, आपकी जो शिकायत होगी हम दूर करेंगे। तो चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, इतने तमाम आरोप लगने के बाद भी चुनाव आयोग आपके साथ 3-3 घंटे 4-4 घंटे आपसे बैठक कर रहा है, आपके सारे प्रश्न ले रहा है। ये बता रहा है कि चुनाव आयोग चाहता है कि भाई राजनीतिक दलों की जो भी शंकाएं हो वह लिया जाना चाहिए, भले ही वो जमीनी स्तर पर चुनाव आयोग को कितना भी बदनाम करने का काम कर रहे हो। चुनाव आयोग का तो बहुत पहले बिहार में चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई भी पात्र मतदाता कटना नहीं चाहिए और कोई भी अपात्र मतदाता जुड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग उसी स्लोगन के आधार पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है। लेकिन देखिए, अब कल आपने एक देखा होगा, परसों उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का फॉर्म भरते हुए फॉर्म आ गया था। कल अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में अपने 3 से 4 मंत्रियों के साथ बैठक ली अभिषेक बनर्जी ने, और अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भाई जहां बीएलओ काम कर रहे हैं वहां पर अपने बीएलए लगाए जाए और यह कोशिश की जाए कि अपना कोई उम्मीदवार जो भी मतदाता है वो उससे छूटे ना। तो लगभग 94,000 के करीब इस बार बूथ है पश्चिम बंगाल के अंदर। तो पूरे 94,000 बूथ पर किस तरीके से अपने बीएलओ के साथ कर सकते हैं और अपने सारे जो वोटर्स है वो लिस्ट में आ जाए। तो अब टीएमसी भी इस बात को समझ रही है कि भाई एसआईआर तो होने वाला है, वो किसी स्थिति में रुकने वाला नहीं है। और बिहार में जिस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से चुनाव आयोग ने किया, उसके बाद चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हुआ। अब 12 राज्यों में जो चुनाव आयोग करने जा रहा है, जिसमें लगभग 51 करोड़ की पॉपुलेशन कवर होने वाली है, तो ये रुकेगा नहीं, तो हमें इसी के साथ चलना होगा। तो अब हमें इसके साथ कदम मिलाएंगे। विरोध अपनी जगह, लेकिन जमीनी स्तर पर इन लोगों ने मुझे लगता है तैयारी कर दी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई जो बिहार के अंदर जिस तरीके से हुआ है कि जो बिहार छोड़कर चले गए थे उनका नाम काटा गया है, जिनके डबल थे उनका नाम काटा गया, जिनका निधन हो गया था उनका नाम काटा गया। तो ये सब चीजें होंगी और इसका असर देखिए आप। ये तो सिर्फ मतदाताओं के लिए किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से जो घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं निकलने के लिए कि हमें जाना है, हमारे पास फॉर्म नहीं है, यह बता रहा है कि किस तरीके से मतलब जो अवैध घुसकर आए थे वो भी इसमें आइडेंटिफाइड होने वाले। और जो अमित शाह जी ने कहा था कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, तो डिटेक्ट और डिलीट तो चुनाव आयोग कर रहा है कि भाई कौन मतदाता नहीं वो डिटेक्ट भी कर रहा है, उनको लिस्ट से भी डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करने का काम गृह मंत्रालय करेगा। तो मुझे लग रहा है ये होना चाहिए पूरे देश के अंदर। चुनाव आयोग के काम में मुझे लगता है कि एक हस्तक्षेप करने से बेहतर यह है कि सारे राजनीतिक दल जमीनी स्तर पर बीएलओ को साथ दें। और ये देश के हित में है ना, चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जो वोटर हो उसका नाम जुड़ा रहे, जो वोटर नहीं उनका नाम कटे, यह सभी राजनीतिक दलों के हित के अंदर है, देश के लोकतंत्र के हित में। तो सभी दलों को इसके साथ में आना चाहिए मुझे लगता है। और अब लगता है मुझे कि ममता बनर्जी को भी बात समझ में आ गई है, इसीलिए कल अभिषेक बनर्जी ने कल बैठक ली थी और अब वो जमीनी स्तर पर बीएलओ को एक्टिव कर रहे हैं। रामकृपाल सर, बिहार चुनाव के समय भी एसआईआर का जब मुद्दा उठ रहा था तो आप हर बार ये कह रहे थे कि नेगेटिव नैरेटिव जो बनता है वो कभी भी
फलदायी नहीं होता है। और एसआईआर तो कहीं पर भी मुद्दा बिहार में नहीं है। हालांकि आपके तमाम सहयोगी ये भी कह रहे थे कि नहीं एसआईआर जिस तरीके से उठाया गया है मुद्दा है, लेकिन बिहार के चुनाव परिणाम ने बताया कि इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं था। अब पश्चिम बंगाल के लिए भी विपक्ष उसी तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए वो जैसे एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जबरदस्ती वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। बिहार में भी कोई आदमी नहीं आया बताने के लिए कि ये गलत हुआ, और बंगाल में भी अब इसलिए भी शायद इलेक्शन कमीशन के हौसले बुलंद हैं। तो क्या विपक्ष की ये जो कहानी बिहार में जैसे कि आप कह भी रहे थे, तो वो बंगाल में मुद्दा बनता दिखेगा? देखिए, एक साधारण सी चीज़ है कि हम लोग खाना पकाते हैं तो पतीली में से एक चावल देखा जाता है, हर चावल को नहीं टेस्ट किया जाता कि पका कि नहीं। बिहार में जो चुनाव संपन्न हुआ है वो अपने आप में सारे उन सवालों का, सारी आशंकाओं का जवाब है। और देखिए, कोर्ट में मामला चल रहा है, जिस तरह के वहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से जज उनसे बात कर रहे हैं, जज ने कहा कि बिहार को देख के तो हम भी डर गए थे। आप लोगों ने जो तर्क दिए थे कि अगर हमारे रहते किसी व्यक्ति की नागरिकता चली जाएगी तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, मतलब मीन्स जुडिशरी कह रही थी कि ऐसा करने, और इतना सब कुछ कट गया। तो जितने सारी आशंकाएं थी बिहार ने उसका सब जवाब दे दिया। अब सवाल इस बात का है कि सिर्फ बिहार और बंगाल में क्या इतना अंतर आ गया। तो देखिए, बात यही होती है ना कि एक डायलॉग है आनंद फिल्म का कि मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। तो ऐसे ही हारने से पहले हारें क्यों? तो प्रोटेस्ट सारी चीज़ें होंगी। सारे मित्रों ने वो बात कही, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं जिस गांव से आया हुआ हूं, मुझे नहीं पता, मैं कभी भी गांव में वोट नहीं दिया, लेकिन इस बार पता किया तो मेरा भी, जैसे परिवार रजिस्टर होता है उसमें मेरा भी नाम है, मेरा भी कहीं था। मैंने कहा भाई उसको हटवा दो, मैं यहाँ हूँ अब, लेकिन परिवार में मेरी जमीन जायदाद है वो तो है ही है अपनी जगह पे, तो रहेगी। लेकिन वोटर तो मैं यहीं का हूँ ना। तो अब शुद्धिकरण हो रहा है, मेरा खुद का बता रहा हूँ। ऐसे ही जैसे ये सारी बातें कर रहे हैं लोग, हो क्या रहा है कि चीज़ों को सिर्फ दो जगहों पे ले जाया जा रहा, माइनॉरिटी और विदेशी घुसपैठिए, जबकि हकीकत यह है कि ये उतना बड़ा फ़र्क नहीं है जितना बड़ा फ़र्क डुप्लीकेसी का है, जो हर गांव में आप जाके देख लीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई नहीं, उसमें डुप्लीकेट है। दूसरी बात यह है कि संविधान ने सबको ये अधिकार दिया है। संविधान ने सिर्फ सत्ता को अधिकार नहीं दिया, हमको भी अधिकार दिया है। इसी तरह से जो वोटर चुनाव आयोग है उसको भी अधिकार है कि जिसका आप वोटर आई कार्ड बना रहे हैं वो भारतीय नागरिक हो। चुनाव आयोग को यह पता करने का अधिकार नहीं है कि वो भारतीय नागरिक है कि नहीं है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत ये भी नहीं कह सकती कि अगर वो डाउटफुल है तब भी आप उसका बना के दीजिए, नहीं, क्योंकि बेसिक है कि भारतीय एडल्ट फ्रेंचाइज इंडियन सिटीजन के लिए ही है। अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो उस डाउट को चाहे सुप्रीम कोर्ट दूर करे, होम मिनिस्ट्री दूर करे, कोई दूर करे, नहीं तो इलेक्शन कमीशन का राइट है। और अल्टीमेटली यही फैसला आएगा। आप देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आधार को कहा था भाई किसको उस लिस्ट में डाल लीजिए पहचान की आइडेंटिटी, अब तो तय हो गया कि आधार वो नहीं है, वो तो आधार पे। अब इस देश में यहाँ बहस चल रही, जिस आधार पे ही लिखा हुआ है कि यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, फिर भी डिस्प्यूट चल रहा है। भाई जिस पर लिखा ही हुआ है कि ये नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि देखिए सारी चीज़ें ये हैं कि जो बिहार ने जो परिणाम दिखाए हैं उससे निश्चित तौर पर अपोजिशन में एक बहुत बड़ा डर तो समाया हुआ है, और कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। तो ममता बनर्जी जो इतने दिनों तक उनका बंगाली अस्मिता, सब नेशनलिज्म, इन सब चीज़ों को लेकर के जीती थी, अब बहुत सारी चीज़ें, जब मैं पिछली बार भी कह रहा था कि अब सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार हम लोग ये देखते हैं जैसे राज्यों के स्थानीय मुद्दे। क्या स्थानीय मुद्दा है भैया? रोटी कपड़ा और मकान सब जगह पे सेंटर आ रहा है, तो स्थानीय मुद्दा किस पर है? तो आप इन चीज़ों को देखिए कि अब वो धीरे धीरे चीज़ें ज़मीनी सच्चाइयाँ बदल रही हैं। आप जो हो चुका है उसको डिनाई मत कीजिए, जो नहीं हो सका है उस पर आप कह सकते हैं, लेकिन अगर मकान बन गया है
और आप कहेंगे मकान नहीं बना है, तो एक्सपोज वो होगा जो झूठ बोल रहा है जबरदस्ती जनता में। तो ये अस्मिता की लड़ाई है, ये चलेगी बाकी जगहों पर। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में अभी क्या क्या बहाने बनाए जा रहे हैं कि ये साहब बुआई का समय है, फलाना समय है। अरे भाई, शादी ब्याह और बुआई तो ये हमेशा चलती रहती है इसी के बीच। तो ये मामला देखिए तो तय हो चुका है। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, शुद्धिकरण होगा, उसके बाद भी कुछ बचे रह जाएंगे, हो सकता है कुछ हो, लेकिन बहुत हद तक मैं कहता हूँ अगर 50% भी 60% भी बोगस वोटिंग का सफाया हो गया तो बड़ी बात, तो ये देश हित में है, जनहित में है। विनोद सर, बिहार में भी बिहारियों को बाहर जाना पड़ता है, पलायन का मुद्दा है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें चल रही थी, और सेम उसी टाइप के मुद्दे अब बंगाल अस्मिता को लेकर ममता बनर्जी उठा रही हैं कि यहाँ जो है इस तरीके की दिक्कत है। जो एक तबका है वो बार बार मुसलमान नहीं कहती हैं, बट हाँ वो उनके जो कोर वोटर्स हैं वो उसकी बात ज़रूर करती हैं कि जो बंगाली हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, वो यहाँ सालों से रह रहे हैं तो वो कैसे जाएंगे। ये सारा मुद्दा अगर आप देखिए तो विपक्ष के पास जो वो बिहार में कर रहे थे वही वो बंगाल में कर रहे हैं, वही ममता बनर्जी कर रही हैं। अपने सहयोगियों का साथ पाएंगी या फिर तेजस्वी की तरह अकेले रह जाएंगे? बंगाल में विपक्ष जो है बीजेपी है, सत्ता पक्ष है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। वहाँ गठबंधन वहाँ या इंडिया गठबंधन वहाँ है नहीं, वो ममता बनर्जी हैं भी और नहीं भी हैं, वो फ्लोर में है। वहाँ कांग्रेस और सीपीएम हो सकता है अलग ही लड़े जैसे पिछली बार लड़े थे, तो इसलिए वो वहाँ तो लड़ाई तृणमूल बनाम बीजेपी है। ममता बनर्जी बहुत होशियार और बहुत चतुर राजनेता हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने प्रकट रूप में तो एसआईआर का खुल के विरोध कर रही हैं जैसे सब दिखाई पड़ रहा, लेकिन जमीन पर उनके बीएलएस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपको जो लोग बंगाल से पत्रकार लौट के आए हैं, कुछ उनसे बात करिए, वो कहते हैं बीजेपी के बीएलए तो दिखाई नहीं पड़ रहे वहाँ तृणमूल कांग्रेस के ही बीएलए हर 500 मीटर पर चुनाव आयोग के बीएलओस के साथ जो है सहयोग करते हो, अपने वोटरों के नाम जुड़वाते हो कर रहे हैं। तो वो जमीन के स्तर पर एसआईआर में पूरी तरह से अपनी पार्टी को एक्टिव कर चुके हैं वो, और प्रकट तौर पर वो विरोध कर रही हैं, एक मैसेजिंग कर रही हैं। तो वो इस मामले में बहुत, वो बिहार की तरह तेजस्वी यादव की तरह या लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस पार्टी की तरह हवाबाज नेता नहीं है जिनको जमीन का पता नहीं है, इसीलिए लगातार 3 बार से वहाँ मुख्यमंत्री हैं। मुख्य बात यह है कि एसआईआर को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई तो उस पर उसका विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि उस चुनाव आयोग का अधिकार है मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करे, पुनरीक्षण करे, और ये जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत उसको अधिकार मिला हुआ है। अब उसको एसआईआर कह लीजिए, एसआर कह लीजिए, आईआर कह लीजिए, अलग अलग शब्दावली है आप, लेकिन कुल मिला के मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया है। अब तकनीकी बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसमें हम लोग क्या करें? सवाल थोड़ा बहुत प्रक्रिया को लेकर के है। प्रक्रिया पर जरूर देखिए, लोकतंत्र में प्रक्रिया पर सवाल अगर नहीं उठाएंगे तो मतदाता सूचियों के साथ साथ प्रक्रिया का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में किया ना, आधार को लागू करवाया, 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे थे, कहा कि नाम सार्वजनिक कीजिए, बताइए जो नए नाम जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर ये मामला नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में, अगर विरोध नहीं होता तो चुनाव आयोग अपने तरीके से कर रहा था, मनमानी करता। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं की मनमानी पर भी सवाल उठाए देने चाहिए। पहली बात, आप 12 राज्यों में कर रहे हैं चुनाव, बहुत अच्छी बात है, 12 राज्यों में कर रहे हैं, उसके बाद आगे भी करेंगे और करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राज्य सरकारें हैं। क्या चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया से पहले, चलिए बिहार में आपने कर दिया इसलिए कि भाई चुनाव होने हैं, आप कम से कम एक बार सारे राजनीतिक दलों से एक सामूहिक बैठक करते। दे तो दिया है समय, 9 दिसंबर को बुला लिया है सबको कि बताइए समस्या। प्रक्रिया तो आधी दिसंबर तो खत्म हो गया ना, 1 महीना तो 4 दिसंबर तो पूरा हो जाएगा। ये तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले करना चाहिए था ना। तृणमूल कांग्रेस को बुलाया, आपको सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग राज्यों में, उनके प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप मुझे सुझाव दीजिए और किस राज्य में क्या परिस्थिति है। साथ ही चीफ सेक्रेटरीज या राज्यों के जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं या जो उनके प्रतिनिधि, उनसे बात करनी चाहिए थी। इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें तो यही सब कारण है इससे चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं। अगर आप ये करें तो कोई मतलब ही नहीं। सर 10 लोगों का डेलीगेशन ममता ने मांगा था और 10 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग ने दे दिया। सारे दलों की बात कर रहा हूं बुलाने की, ममता ने मांगा था तब बुलाया ना आपने। आपको प्रक्रिया शुरू करना, आप लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को माइनस कर दिया तो लोकतंत्र कहां बचेगा? आप सबको बुलाते हैं, बीजेपी को भी बुलाते हैं, कांग्रेस को बुलाते हैं, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिनकी मान्यता है, जो
उनको बुलाना चाहिए था, क्या दिक्कत थी आपको शुरू करने से पहले? उनसे सुझाव लेते, करते आप अपने तरीके से, सुझाव तो लेना चाहिए था। आप निष्पक्ष हो भी और निष्पक्ष दिखे भी, ये होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं किया चुनाव आयोग ने, आपने टाइम टेबल घोषित कर दिया। अब जिन राज्यों में चुनाव है, मान लीजिए 2026 में तमिलनाडु में और बंगाल में और असम में, इन राज्यों में चुनाव है। बंगाल में आप कर रहे हैं, असम में आप नहीं कर रहे हैं। असम में आप कर रहे हैं सब डिवीजन करेंगे, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं 1 महीने के अंदर। अब ये कहना कि जितने बीएलओ या जिनकी मौतें हुई सबकी हत्याएं हुई हैं, ये तो तर्क से परे है, उनके तो बयान आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम लोग बीएलओ को लेकर बहुत ही बड़ा सरल तर्क दिया था, भाई 800 लोगों को करना है, एक बूथ में 1200 लोग हैं, क्या दिक्कत है? अरे भाई उनको अपना स्कूल भी देखना है, उनको अपनी नौकरी भी करनी है, साथ में ये भी करना है। तो दबाव तो है, और 1 महीने का दबाव है। अगर वही आप 3 महीने में कर देते, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जैसे है, आप करिए वहाँ 2 महीने में कर दीजिए, 45 दिन में 3 महीने में कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन 1 महीने में हो रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। इतनी मौतें हो गई, जो 26 मौतें तो ऑन रिकॉर्ड है, 40 की बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ खारिज कर दिया उन्होंने। जो 26 मौतें हैं, जो अखबारों में, मीडिया में, सब जगह आई, उन पर एक मानवीय संवेदना तो होनी चाहिए ना। मानवीय संवेदना के तहत एक चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि भाई अनावश्यक दबाव न बनाएं, हम 15 दिन और बढ़ा देंगे जहां जहां चुनाव नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? ऐसी कौन सी कोई एकदम युद्ध की स्थिति आ गई है कि अभी आप 1 महीने में नहीं करेंगे तो पता नहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर आ जाएगा, चीन आ जाएगा? ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इसको लेकर सवाल उठाना लोकतंत्र में जरूरी है और उठने भी चाहिए। और ये सवाल सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, मीडिया भी उठाए, हम भी उठाएं, आप भी उठाएं, क्योंकि जनता की समस्या है। वो जो बीएलओ जो मरे हैं, उनके परिवारों से आप बात कीजिए। उनके वो कौन लोग हैं? शिक्षा मित्र हैं, पहले ये काम लेखपाल करते थे, रामपाल जी को तो मालूम, पहले मतदाता सूचियों का हम लेखपाल करते थे। इस बार लेखपाल उनके ऊपर हैं, और लेखपाल आपके जो है दूसरे जो अधिकारी हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। मेरे फोन पे एक फोन आ गया अचानक, विनोद जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। आप आए नहीं वहाँ? डांट के उस आदमी ने कहा। मैंने कहा कहाँ नहीं आए? वो मीटिंग में नहीं आए आप, अब आपने अभी तक वो नहीं जमा किया। तो मैंने कहा भाई आप किससे बात कर रहे हैं? बोले वो एसडीएम साहब आपको बुला रहे हैं, तहसीलदार साहब बुला रहे हैं, आपने जो अभी तक जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कौन एसडीएम कौन तहसीलदार? भाई आप किससे बात कर रहे हैं? तो मैं भी थोड़ा गुस्सा हूँ। तो पता लगा कोई अधिकारी थे, गलत नंबर मिल गया था। तो जिस टोन में बात कर रहे थे, वो टोन ही अपने आप में जो है इतनी वो है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें जो अति उत्साही में एफआईआर दर्ज हो रही बीएलओस पे, 60 से ज्यादा एफआईआर तो नोएडा में दर्ज हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है एसआईआर होनी चाहिए, एसआईआर जरूरी है। निश्चित रूप से जो नागरिक हैं इस देश के वही मतदाता सूची में हो, और साथ में ये भी जिनका मतदाता सूची में नाम छूट जाए किसी कारण से, तो ऐसा नहीं को नागरिक नहीं है, उनको विदेशी ना माना जाए। बहुत सारे लोगों का किसी कारण से छूट जाए। सर कहाँ बिहार में माना गया? नहीं माना गया, नहीं सबको बुलाया गया। ये धारणा जो बनी हुई है ना, ये मैं कह रहा हूँ। ये तो इसलिए जो है एसआईआर में सबको सहयोग करना चाहिए, और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। मैं तो राजनीतिक दलों को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। उनकी जिम्मेदारी है कि जबरदस्ती विरोध करने के बजाय अपने बीएलएस को एक्टिव करें। अपने बीएलएस की जो उनके अधिकारी हैं, जैसे बीजेपी के बीएलएस जगह जगह काम कर रहे हैं। जयदीप जी बता रहे थे कि उनके इंदौर में 4 बार फोन आए, भाई आप अपना बनवा दीजिए। तो इसी तरह करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए, दूसरे दलों को भी करना चाहिए कि अपने बीएलएस को आप कहिए जो घर घर जाकर के सहयोग करें, तब जाकर के व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल खाली आरोप लगाने से दोनों को इस मामले में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए जिन सवालों का, और राजनीतिक दलों को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे तो सर इलेक्शन के बाद आरोप लगाते हैं। सर जिस तरीके के आंकड़े आ गए अभी बंगाल में अभी तक जो दिखाई पड़ रहा है, वो ये बता रहा है कि अब एसआईआर रोकना तो संभव नहीं है। कोर्ट ने भी बिहार जब देख लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई रोक तो नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो दिक्कतें हैं वो आप बताइए। आप पिछली बार भी एक पॉइंट उठा रहे थे जिसको ही मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा बंगाल के लिहाज से विस्तार दें। जब ये प्रक्रिया चल रही है तब आप अपने बीएलओ को एक्टिव नहीं कर रहे हो, तब आप ये कह रहे हो कि गलत हो रहा है, एजेंसीज का गलत, बीएलए को एक्टिव नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि गलत हो रहा है, प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। फिर अब जब कहानी इस वक्त उसमें चल रही है तो आप सिर्फ सियासत कर रहे हो, बाद में इसकी कहानी पलट जाती है, फिर आप ईवीएम बोलते हो, फिर आप कुछ कुछ बातें बोलते हो। तो अभी जो बंगाल में इस वक्त स्थिति दिख रही है, सर कह रहे हैं वो तो खाली ऊपर ऊपर विरोध है, क्या आप देख रहे हैं और कैसे ये चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है अगले साल के चुनाव के लिहाज से? देखिए, बिहार बिल्कुल अलग है, उसकी तासीर अलग है, वहाँ पर चुनाव का तरीका अलग है, और बंगाल बिल्कुल अलग है। और बिल्कुल ठीक कहा, बिहार में जो केंद्र में सत्ता में है वही राज्य में सत्ता में है। बंगाल में जो केंद्र में सत्ता में है वो राज्य में सत्ता में नहीं है। ये समीकरण अपने आप में बहुत चीज़ें कहता है।
दूसरी बात, जो बीएलओ जो है वो सरकारी अधिकारी है, जो चुनाव आयोग की तरफ से अपॉइंटेड अधिकारी, और बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो पार्टियों के प्रतिनिधि हैं और जो पार्टियों का अधिकार है। तो अगर 94,000 वहां पर बूथ हैं बंगाल में, तो 94,000 कार्यकर्ता हैं कि नहीं है आपके पास? तो बंगाल में जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद जी की तृणमूल कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कैडर नहीं है, उसका कैडर मजबूत है, उसके पास बीएलए हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा उस मतलब मजबूती तो इस स्तर की है कि कोई उस तरफ चले जाए वोट दिलने तो उसकी कुटाई पिटाई तक हो जाती है। तो वो बहुत अलग स्तर के कैडर वाली पार्टी है। और ममता बनर्जी ने अभी तक मैदान नहीं छोड़ा है, बल्कि जितने भी स्थानीय नेता हैं जिनके सामने पूरी भाजपा की मशीनरी लग जाती है और एनडीए भी एकजुट हो जाता है, उसमें कहीं सबसे मजबूत कोई उनके पास प्रतिरोध का सामना उनको करना पड़ा है तो बंगाल में ही करना पड़ा है। बंगाल में पिछले चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद वो सफलता नहीं मिली भाजपा को, बल्कि जिन लोगों को वो बड़ी मुश्किल से जिस तरह से पाला बदलते हैं चुनाव के पहले बदल बदल के लाए थे, वो भी सब पाला कूद गए वापस। तो हम बात अगर एसआईआर की कर रहे हैं तो एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानून सम्मत है और चुनाव आयोग कर सकता है। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही साबित हो गया, तो इस पर नीचे राजनीति नहीं, और उस पर राजनीति करके क्या हश्र हुआ ये बिहार बता चुका है। तो ममता बनर्जी इतनी सधी हुई और मंजी हुई नेता है कि वो समझती हैं कि किस मुद्दे का किस स्तर तक विरोध करना है। वो विरोध इसलिए करती रहेंगी ताकि सरकार को इसकी आड़ में कुछ ऐसा करने का मौका नहीं मिले जिससे उसका वोट बैंक प्रभावित हो। लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को साथ ही साथ इस बात के लिए लगाए रखेंगी कि उनके बीएलए सक्रिय रहें और उनका तो यही बात में तब पर वहीं मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण दे रहा था पिछली चर्चा में। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास हर बूथ के लिए एक कार्यकर्ता मौजूद भी है? क्या वो सक्रिय भी है कि वो घर पर सो रहा है? तो राज्यवार इसमें फर्क तभी पड़ेगा जो पार्टी इससे प्रभावित हो रही है, उसको लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसके पास सचमुच संगठन है कि नहीं जमीन पे। और जिसके पास संगठन होगा उसके लिए आप सीए कर लीजिए, एनआरसी कर लीजिए, ऐसा कुछ भी कर लीजिए। भारत में रहने का अधिकार भी भारत के नागरिक का ही है। विदेशी नागरिक यहां वीजा पर आ सकता है, कानूनी तरीके से आ सकता है। तो जो हम बात करें वोट देने का अधिकार हो ना हो, अरे नहीं भाई, भारत में भारत का नागरिक ही रहेगा। इसको हम दरी के नीचे क्यों छुपा देते हैं? भारत में भारत का नागरिक रहेगा, भारत के संसाधनों पर पहला और आखिरी हक भारत के नागरिकों का है। हम भी बाहर जाते हैं, वीजा लगता है। हमारी नागरिक यहां से लंदन गई, लंदन से वो शंघाई होते हुए अगर जा रही है जापान, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम अरुणाचल प्रदेश की नागरिक हो, और वो तो हमारे यहाँ, तो उस प्रताड़ना को कौन समझ में आएगी? नागरिक नागरिक होता है और नागरिक का अधिकार होता है, और जो हमारा नागरिक है वही यहाँ रहेगा, सुविधाओं का उपभोग भी वही करेगा। बाकी सब टूरिस्ट हैं, वीजा लेकर कानूनी तरीके से आएंगे तो रहेंगे और नहीं आएंगे तो नहीं रहेंगे। हम ये चुनाव की आड़ में इस चीज को ऐसे क्यों छुपाने लगते? नहीं अरे कौन सा अधिकार भाई, कौन सा घुसपैठियों का? हमारे यहाँ के लोगों को हम पूरा भोजन नहीं करा पा रहे हैं, और जबरदस्ती आकर आप यहाँ रहोगे और वोट दोगे और हमारी कानूनी प्रक्रिया में शामिल होगे, तो स्वीकार नहीं किया जाना। जिसको छुपाने की किसी भी स्तर पर मुझे लगता कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक बात एसआईआर की और उसके विरोध को लेकर हो रही, मुझे लगता है जिनके पास कैडर है और जिनके पास दम है वो समझ रहे हैं कि एसआईआर में साथ देना ही ज्यादा समझदारी, और वो साथ दे रहे हैं, और वो साथ देंगे तो छटनी होगी, उस छटनी में उनका नुकसान नहीं हो, ये तय करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। उन्हीं की जिम्मेदारी। राकेश सर, मैं चाहूंगी कि ममता बनर्जी, उनकी सियासत और उनकी प्लानिंग एसआईआर को लेकर, उसी पे फोकस। पहले मैं 3 छोटी छोटी बातें जी बिल्कुल। इंडिया अलायंस को लेकर जब इंडिया कहा गया तो विदेश में बैठे हुए राहुल गांधी के पास भी इसका जवाब नहीं था कि वो इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस है। दूसरा, जो बार बार मुझे भी लगा कि सच्चाई है कि यदि आप एसआईआर कर रहे हो तो आपको राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करनी चाहिए चुनाव आयोग को। मेरी चुनाव आयोग के एक अधिकारी से बातचीत हुई, रिटायर हैं वो, तो उन्होंने कहा कि जब एसआईआर का निर्णय किया चुनाव आयोग ने, और उसके बाद जब राजनीतिक दलों से कहा गया कि हम एसआईआर करने जा रहे हैं, आपको अपने बीएलए देना है, तो सभी राजनीतिक दलों ने पूरी सहजता के साथ अपने बीएलए दिए। तो चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से पूर्व में चर्चा करने का कोई ऐसा अभी तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इसके पहले भी जो एसआईआर हुए हैं उसमें भी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करने का कोई ऐसा मसला नहीं आया है। तीसरा, बीएलओ का मामला है। तो बीएलओ को लेकर 2 तरह की परिस्थितियां हैं। पहला ये कि वास्तव में बीएलओ को दंडित किया जा रहा, लेकिन किन बीएलओ को दंडित किया जा रहा? जो बीएलओ काम में लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन जो बीएलओ काम में बेहतर कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया जा रहा। जैसे सरधना है, सरधना में 3 महिला बीएलओ और सुपरवाइजर को वहाँ के डीएम ने सम्मानित किया क्योंकि समय से पहले उन्होंने अपना काम किया। इटावा में चकरनगर करके एक क्षेत्र है, उनके बीएलओ जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है वहाँ समय से पहले काम किए, वो उनको सम्मानित किया गया। तो ऐसे कई जगह, मथुरा के छाता में भी सम्मानित किया गया बीएलओ को।
तो बीएलओ को लेकर दो तरह की परिस्थितियां हैं। जो कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं उनको भी दंडित किया जा रहा है, और जो कार्य समय पे पूरा कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। फिर जहाँ तक ममता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो मैं विनोद जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ममता जी जो हैं वो दोनों तरह की रणनीति लेके चल रही हैं कि हमारा कोई वोट कटने ना पाए और सामने वाले का वोट बढ़ने भी ना पाए। ये दोनों रणनीति है उनके पास, क्योंकि उनके पास दिक्कत ये है कि जैसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब बंगाल में कदम रखी तो बहुत कमजोर कदम था उसका, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके से 3 से 77 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, लोकसभा चुनाव में भी अच्छा, और लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तो ममता बनर्जी के सामने जो बड़ी समस्या वो ये है कि यदि वो 77 क्रॉस कर गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ममता बनर्जी की पूरी कोशिश ये है कि हमारा वोटर कैसे लामबंद रहेगा और हमारा वोटर कटने से कैसे बचेगा, इस दोनों रणनीति पे ममता जी काम कर रही हैं, जिससे हम अपनी फिर से जीत सुनिश्चित कर सके। इसके साथ एक और काम कर रही हैं ममता जी। ममता जी किसी तीसरे दल को वहां नहीं पनपने देना चाह रही, और वो है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी। ममता जी ये भी चाहती हैं कि वहाँ यदि चुनाव हो तो भाजपा बनाम तृणमूल ही होना चाहिए, क्योंकि उससे ममता बनर्जी जी को फायदा है, और यदि कांग्रेस लेफ्ट पार्टी आ जाएगी तो वो ममता बनर्जी जी के लिए नुकसानदेह है। तो ये 2-3 तरह की रणनीति लेके ममता जी चल रही है बंगाल में। बिल्कुल ठीक है। और ममता बनर्जी को लेकर इस तरीके से कहा भी जाता है कि सधी हुई नेता है जी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज से बैठक की बात है, उस पर मेरा एक विनम्र निवेदन है कि संविधान निर्माताओं ने, जैसे इलेक्शन कमीशन है, उसको एक स्वायत्तता प्रदान की हुई है, लिमिटेड स्वायत्तता, मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी या लेजिस्लेचर इस तरह का नहीं है। तो जो संविधान में अधिकार मिले हुए हैं, जो कहा गया है कि आपको करना ही है, अगर वो समय समय पर करता है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक करने का कोई मतलब नहीं होता। कल को ये बात क्या होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई फैसला करने जा रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज से सब एक बार पहले बैठक कर ले कि भाई हम फैसला करने जा रहे हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि गलत परंपराओं को ज़बरदस्ती, इसलिए कि किसी का ईगो सेटिस्फाइड हो। सवाल यह है कि SIR की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं है। आप ये कह सकते हैं, और इस पूरे देश में एक चीज़ जानते हैं, हमारी अर्थनीति, ये कैपिटल मार्केट में एक कहा जाता है Y to Y, यानी जैसे इस तिमाही का अभी 8.2% आया है, तो इसको जोड़ा जाता है पिछली तिमाही से, यानी पिछले साल की तिमाही से। Y to Y क्यों ऐसा किया है, पिछले से क्यों नहीं जोड़ा जाता? इसलिए कि यहाँ का मौसम, परिस्थितियाँ सब बदलती हैं। यानी जिस मानसून में या जिस सेशन में पिछली बार जो प्रगति हुई थी, इस बार क्या है। तो ऐसे ही मेरा ये कहना है कि इस देश में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कहीं साउथ में ब्याह चलेगा, कहीं कुछ भी चलेगा, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। और जब एक राज्य में जो चीज़ हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आता कि दूसरे राज्य में कैसे आप उसको रोक सकते हो। इम्पॉसिबल है, लेकिन एक कोशिश होती है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि देखिए, पुनरीक्षण को किसी की हार या जीत से हमें कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि ममता बनर्जी कभी ना हट पाए, उनकी लोकप्रियता हो, तो इसके वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ बताइए, जो अभी उदाहरण आए हैं अखबारों में, अब ये हो गया है कि 2003 में अगर आपके पिताजी का वो कार्ड है, क्या है ESI नंबर, क्या होता है वो, इपिक नंबर। अब बंगाल में एक और तरीका चला कि इपिक नंबर किसी का ले लीजिए, मर गया है जो, उस एपिक नंबर से 100 लोगों हैं, उनके 100 बेटे हैं। या तो मैंने धृतराष्ट्र को सुना था, या पश्चिम बंगाल में असंभव है। अब आप बताइए, दूसरी चीज़, आप कितना भी लामबंदी कर लें, कितना भी BLA बिठा लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें होंगी, वो अपने आप साफ हो जाएंगी, वो पकड़ में आ जाती हैं। आज जैसे आपका है
कि पिता का और लड़के का नाम आप डाल के देखिए, वो तुरंत अगर बोगस होगा तो ज़रूरी नहीं है कि पिताजी का, आपने किसी पिताजी का नाम लिख लिया, उनकी एज भी या डेट ऑफ बर्थ भी कहीं लिखी होगी, दोनों हम हमेशा मिलेंगे नहीं। तो कुल मिला के कितना भी कोशिश की जाए, लेकिन इतना बता दूं 10% 12% की आप मान के चलिए, लेकिन 90% SIR में वे तमाम डुप्लीकेट चीज़ें जो हैं और गलत फर्जी। और दूसरी एक आखिर बात जिसका लोगों मित्रों ने कहा था कि जो लोग जिस दिन से यह शुरू हुआ वो भाग क्यों रहे हैं, जिनको ममता जी रोकने कह रही हैं वो इसलिए नहीं, इसलिए भाग रहे हैं कि इस प्रक्रिया में अगर फर्जी नाम उनका पता चल गया और वो कोर्ट गए, बिहार में क्यों नहीं लोग कोर्ट गए, नहीं, अगर कोर्ट गए और पता चल गया कि आप बाहर के हैं तो आप कंसंट्रेशन कैंप में जाएंगे, डिटेंशन कैंप में जाएंगे, कंसंट्रेशन में कह रहा हूँ, डिटेंशन कैंप में जाएंगे, इस डर से कि वोट देना तो छोड़ो, सजा ना हो जाए, वो पता चलेगा पकड़े गए तो जाएंगे डिटेंशन वो सेंटर में, इसलिए सब भाग रहे हैं। अब ये इतना फोटो छप रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी जी वो एक जिसको कहते हैं ना कि पॉलिटिकल करेज, वो कितना भी आप करिए वो नहीं हो सकता। इसलिए जो बातें इन्होंने कही कि वो अभिषेक बनर्जी जो बैठ करके कर रहे हैं अपने वो, हाँ, कि जहां तक हो सके बचा लो, लेकिन बचना बहुत मुश्किल है। अवधेश सर, वो मैंने आप ही के लिए वो सवाल रखा था कि ये जो बॉर्डर पे इतनी तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, झोले लेकर बैग लेकर लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ममता लगातार कह रही हैं कि लोगों को दिक्कत हो रही है। ये वही लोग हैं जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत समय से रह रहे थे, जिनका कि बीजेपी हमेशा से मुद्दा बनाती रही है। ममता को क्या इन्हीं अपने वोटर्स की चिंता थी और अब एक्सपोज होता दिख रहा है मामला, इसलिए वो बंगाल अस्मिता और फेडरल अटैक इस तरीके की बात कह रही है ममता बनर्जी? SIR की अधिसूचना जारी होने के साथ और अब तक की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के खाली होते मोहल्ले, सड़कों पर लोगों की भाग दौड़ और सीमा पर जुटाने बताता है कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार और ममता बनर्जी सरकार इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की है और कितनी बड़ी राष्ट्र विरोधी हरकत करके वो सत्ता में बनी हुई है। ये असाधारण स्थिति है कि इस देश के संविधान के तहत शपथ लेते हुई सरकारों ने इस देश में जानते हुए एक विदेशी घुसपैठियों को लाकर उसका आधार कार्ड बनवाया, उसका वोटर आई कार्ड बनवाया, उसके वोट पर चुनाव जीता, और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और टेलीविजन पर बाकी अखबारों में उसके पक्ष में दलीलें दी जा रही है। अगर दूसरे देश में होता तो क्या ऐसी सरकार को शासन करने का अधिकार होता? यह सवाल मैं आम अमर उजाला के दर्शकों पर छोड़ता हूं, क्योंकि आपके दर्शक सुविज्ञ हैं। अभी तक कायदे से जो दृश्य दिख रहा है, ममता बनर्जी को स्वयं त्याग पत्र देना चाहिए था कि मैं अपनी सरकार में रहते हुए संविधान के तहत जो राष्ट्र की एकता अखंडता का शपथ लिया, संविधान के पालन का, उसका मैं विफल रही हूं। अगर ये विफलता का प्रमाण नहीं है तो क्या है? तो ये जो ममता बनर्जी का चुनाव के साथ साथ जो दूसरा भी भय है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को जो डेमोग्राफी चेंज पर हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसको कि इन्वेस्टिगेट करने, फैसले करने, सारा कुछ करने का अधिकार है, अगर ये सब नाम आते हैं उसके बाद वो रिकमेंड करती है कि इन पर मुकदमा चलाया जाए इसके लिए कुछ लोगों को, तो ममता बनर्जी और बाकी उनके प्रशासन के लोगों का क्या होगा? और ये मैं कह रहा हूं तो ये ख्याली पुलाव नहीं है, ये आने वाले समय में इस देश में घटित होना है कि जिन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश में वोटर बनाने के लिए बिठाया है, उनको इस देश का कानून और संविधान सजा देने वाले हैं। इसलिए सामान्य केवल नहीं है विरोध का। 27 मार्च 2025 को इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया है, लोकसभा में अगर गलत होता तो आप उस पर ला सकते थे प्रस्ताव, विशेषाधिकार। उन्होंने कहा है कि देश में जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल रहे हैं, उनके पास पश्चिम बंगाल के 24 परगना का ज्यादातर के पास आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड मिल रहा है।
उन्होंने बताया है कि 2216 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा लगती है जो पश्चिम बंगाल से है। 1653 किलोमीटर पर बाड़ लगाए जा चुके हैं। 112 किलोमीटर ऐसी जगह है जहां की पहाड़ और उस पर नहीं लगाए जाए। 450 किलोमीटर के जमीनों के लिए और वहां लगाने के लिए 10 बार से ज्यादा पत्र लिखा जा चुका है। वहां लोगों के साथ बैठ के करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये जमीन दे रहे हैं जो है वहां लगाने नहीं दिया जा रहा है। जब लगाने जाते हैं तो अल्लाह अकबर जैसे धार्मिक नारे लगाते हुए उसका विरोध किया जा रहा है और ममता बनर्जी की सरकार की पुलिस और बाकी उसको देखती रहती है। तो ये जो देश विरोधी हरकत है ना, ये एसआईआर इसके लिए नहीं कि नागरिकता तय करने के लिए, लेकिन एसआईआर का आप देखिए प्रभाव के होते ही मोहल्ले खाली हो रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। तो विरोध के पीछे एक कारण जो लास्ट में बता रहा हूं कि पिछली बार का आप चुनाव का परिणाम देखेंगे, अभी मैं पूरा आंकड़ा निकाल रहा था, तो एक करीब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच के जो वोट का अंतर था वो 60,63,807 था 2021 में। लोकसभा चुनाव में यद्यपि बीजेपी की सीटें कम गड़ गई, लेकिन ये घट 33,73,032 वोट है। अगर आप कल्पना करिए कि 1 करोड़ के आसपास लोग हटते हैं तो उसके परिणाम पर क्या असर हो सकता है। तो ये कई प्रकार के भय है कि जब सत्ता से जाएंगे और जब जांच होगी तो वो सारे लोग कटघरे में खड़ा होंगे। और अभी गृह मंत्री अमित शाह ने एक भाषण दिया है कि ये ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई तो जिन कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए हैं, हत्याएं वो तो होंगे ही, यहां जिन लोगों ने घुसपैठियों को बसाया उन सब के खिलाफ जांच करके कार्रवाई होगी। बिल्कुल। समीर सर, मैं चाहूंगी कि बीजेपी के एंगल से ही आप अपनी बात रखें। बीजेपी की 75 सीटें पिछली विधानसभा के हिसाब से आई थी और चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी लगभग वैसी 17-18 के आसपास की सीटें थी। मतलब परसेंटेज पूरी तरह से बदल गया था, 18 सीटें थी। तो अब जिस तरीके से पिछले 3 साढ़े 3 साल से बीजेपी ने अपने लोगों को मजबूती से वहां उतार दिया। कई सारी हमने खबरें भी देखी कि चुनावी रणनीति जो है वो बीजेपी बिहार के साथ साथ पैरेलली बंगाल में शुरू कर चुकी थी। अब किस तरीके की प्लानिंग उन्हें एसआईआर के साथ करनी है और कैसे ममता जिस तरीके से अपने बीएलएज एक्टिव कर रही हैं वहाँ पे, उनका जो है मतलब एक प्रतिकार करना है या उनके लिए प्लानिंग तैयार करनी है, क्या आप देखते हैं बीजेपी के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक एसआईआर का भारतीय जनता पार्टी संपर्क है तो का संबंध है, तो भारतीय जनता पार्टी तो उसका समर्थन हमेशा से रही है, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे बंगाल का या बाकी राज्यों का चुनाव हो। तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत ज़्यादा के हिसाब से तैयारी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर के हिसाब से संघ के साथ मिलकर जो जमीनी स्तर पर अपने बूथ को मजबूत करना है, अपने कैडर को एक्टिवेट करना है। ममता बनर्जी के 15 साल हो जाएंगे 2011 से लगातार बंगाल के शासन में। उस शासनकाल में जिस तरीके से तुष्टिकरण की मुस्लिम तुष्टिकरण ने राजनीति करी है, जिस तरीके से वहाँ पर अपराध बढ़ा, जिस तरीके से करप्शन बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है कि उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने भूपेन्द्र यादव को वहाँ प्रभारी बनाकर भेजा है। विप्लव देव को जो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें सह प्रभारी बनाकर और तमाम राज्यों के संगठन महामंत्री को वहाँ पर डेप्यूट कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है सभी राज्यों के अंदर उस तरीके से लड़ रही है। लेकिन बंगाल भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने लिए एक बड़ा चुनौती लेकर चल रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी अगर देखेंगे 2021 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को वहाँ प्रभारी बनाकर भेजा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की 17 सीटें आ गई। 38% के करीब भारतीय जनता पार्टी का वोट था, 48 के करीब ममता बनर्जी का वोट बैंक रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि भाई 38% के वोट बैंक पर हम आ चुके हैं और ममता बनर्जी का 48% का वोट बैंक है। एसआईआर के बाद निश्चित रूप से ममता बनर्जी का एक बड़ा वोट बैंक की संभावना है कि जो इस तरह के जिन्हें बनाया गया था वहाँ का नागरिक, जिनका वोट बैंक तैयार किया गया और जो ममता के लिए वोट करते रहे, वो टूटेगा। तो 2 से 3% वो कमी होगी और भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4% का अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर भारतीय जनता पार्टी में सफल होती है तो मुझे लगता है कि वोट के हिसाब से ममता बनर्जी को चुनौती देने की स्थिति में आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से काम कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो 24 घंटे 7 दिन जिस हिसाब से राजनीति करते हैं, चुनाव के लिए एक्टिव रहते हैं, उसी तरीके से बंगाल में। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि बंगाल का ये चुनाव उनके लिए बहुत करो या मरो का चुनाव है। इस चुनाव में वो अगर वो ममता बनर्जी फिर
बड़े मार्जिन सरकार बनाती है तो मुझे लग रहा है कि फिर आने वाले समय में फिर बड़ा मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती के रूप में लेती है और किसी भी चुनाव से भारतीय जनता पार्टी निराश नहीं होती, अपने हार से सीखती है और फिर नई ताकत के साथ क्षेत्र के अंदर संगठन का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो संगठन है, जो संघ है, वो जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुका है। सुनील बंसल को बहुत पहले बंगाल की जिम्मेदारी दे दी थी, जो उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे हैं, तो वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अब रैलियां शुरू हो जाएंगी, अमित शाह जी लगातार बंगाल पे ध्यान रख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की बंगाल बड़ा है और बंगाल से तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते थे, तो बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ सरकार बने। और इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरीके से बांग्लादेश से जो घुसपैठ हुई है और जो राज्य सरकार का सहयोग मिलना चाहिए था बाउंड्री पर वॉल बनाने के लिए, जमीन देने के लिए, ममता ने सहयोग नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई लोकसभा के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है, अगर देखें उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बंगाल तीसरा बड़ा राज्य है, तो आने वाले लोकसभा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि बंगाल में वो अच्छा प्रदर्शन करें। और मुझे लग रहा है कि बिहार के इस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है और जमीनी स्तर पर लंबे समय से काम कर रही है। तो बंगाल का परिणाम भी इस बार चौंकाने वाला हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ममता बनर्जी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। ममता के लिए चुनाव आसान नहीं है। वैसे भी विनोद सर कही रहते कि बीजेपी और टीएमसी की ही वहाँ लड़ाई दिखाई पड़ रही है। वाम दल हो या कांग्रेस हो, क्या वो प्लानिंग 2024 के हिसाब से कर सकते हैं बंगाल के लिए? आपका आकलन, आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए प्रतीक्षा, पहले तो एक बात मैं कहूँ कि मैंने चूंकि सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात की थी, तो उस पर रामपाल जी ने भी कहा और लोगों ने कहा कि इसी को जरूरत रही थी। अपना अपना व्यू है, संविधान में व्यवस्था नहीं है कि सर्वदलीय बैठक बुलाने की। संविधान में तो ये भी व्यवस्था नहीं कि सरकार बुलाए सर्वदलीय बैठक। सरकार बुलाती है ना जब कोई मुद्दा होता है। ये बड़ी एक्सरसाइज थी, कोई बाध्यता नहीं है चुनाव आयोग की। मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग बाध्य नहीं है बुलाने के लिए सर्वदलीय बैठक, लेकिन ये जो दिक्कतें हैं उनको सहूलियत के लिए आप बुला सकते थे और वो एक ज़्यादा बेहतर होता। मेरा कहना ये है। अब वो सुप्रीम कोर्ट वाली तुलना की, लेकिन वो तो एक अलग तरह की, वो तो उनका अब उनके अपने पॉइंट, वो तो जुडिशरी का एक अलग मसला है। ये चूंकि जनता से सीधा मामला जुड़ा हुआ है, लोगों को आपको अवेल, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुला के करते हैं और बेहतर तरीके से होता। सवाल ये है कि आप किसी काम को अंजाम देना चाहते हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से दें। इसलिए मैंने उस बात को कहा। मैं अपनी बात पे कांग्रेस वाम दल। दूसरी बात यह है कि जो घुसपैठियों की बात है, तो निश्चित रूप से चूंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है काफ़ी बड़ा, तो घुसपैठिए वहाँ से आते हैं और अभी नहीं आए, लगातार आ रहे हैं। और आप जो उसके आर्थिक कारण भी हैं, अमेरिका में भी मैक्सिको से घुसपैठिए आते हैं। दुनिया में ये जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस हैं कि जहाँ अच्छी इकोनॉमी होती है, जहाँ अच्छे काम के अवसर होते हैं, तो लोग दूसरी जगह से जाते हैं वहाँ पर। तो वो उसको टैकल करना केंद्र सरकार का काम है और राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि रोके उसको। चोरी छिपे नहीं आते ना सर, वो बात चोरी छिपे आने पर सवाल है। नहीं, चोरी छिपे की बात कर रहा हूँ। मैक्सिको में चोरी छिपे आते, इसलिए मैक्सिकन वॉल की बात ट्रंप ने की थी। ये होता है। मान लीजिए एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो बड़ा अजीब सा उदाहरण होगा। भारत के अंदर ही देख लीजिए ना, कई राज्यों से लोग जाते हैं काम, लेकिन चूंकि वो लीगलाइज है, एक देश के नागरिक जा सकते हैं, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं उठता, उठना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ इकोनॉमी बेहतर होती है वहाँ एक स्वाभाविक ये है, तो वो टैकल करने की जिम्मेदारी है दोनों सरकारों की। और नेपाल एक अपवाद है, उसके साथ हमारी एक संधि है। नेपाल के लोग आते हैं, हमारे लोग वहाँ जाते हैं, उनके साथ बाकी भारत की संसाधन और ज़मीन पर भारतीयों का ही हक है। इसमें कोई किसी तरह का कोई दूसरा व्यू पॉइंट हो ही नहीं सकता। रही बात यह है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस्तीफा फिर गृह मंत्री को भी देना चाहिए। घुसपैठिए आ तो बीएसएफ के निगरानी, मतलब जहाँ बीएसएफ का कंट्रोल है वहाँ से आ रहे हैं, तो दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। तो इसलिए ये खाली राज्य सरकार पर ही जिम्मेदारी डाल देना, जिम्मेदारी दोनों की है। हाँ ये है कि आधार कार्ड अगर बन रहे हैं उनके, तो वो आधार कार्ड भी तो सेंट्रल वो है, वो जो एजेंसी बनाती है, फैसिलिटेट करते हैं। कोई भी बैठ करके आजकल आधार कार्ड तो हो गया बना लेता है अपना, वहाँ जा करके साइट पे जा करके अपने कागज़ दे करके। हाँ कागज़ वो राशन कार्ड ये सब स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो बड़ा मिला जुला मामला, एक बड़ा रैकेट है ये। और इस रैकेट में बहुत सारे लोग राज्य सरकार से जुड़े हुए, केंद्र सरकार, केंद्रीय बलों से तमाम इस तरह के लोग शामिल हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से उसका निपटान होना चाहिए। और उसमें चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सबको इसमें करना चाहिए। और ये राजनीतिक दलों से ऊपर हट के मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि जो ये कहा जाए कि ममता बनर्जी खाली घुसपैठियों को वोट से जीतती हैं क्या? अगर ये कहना तो फिर अपमान है ना उन मतदाताओं का बंगाल के जिन्होंने जिताया
लगातार तीसरी बार के मुख्यमंत्री बन रहे हो, सीटें उनकी बढ़ रही हैं, तो खाली घुसपैठियों को मिलता होगा कुछ घुसपैठियों का भी वोट, लेकिन 10% का अंतर जो विधानसभा में आता है दोनों के बीच में, तो घुसपैठियों के वोट से थोड़ी आता है। बंगाल के नागरिक वोट देते हैं, ठीक है, हर तरह के लोग देते हैं। उनका अपना विचार था, वो उस तरीके की बात अरे भाई, तो ये भी हो सकता है कि बाहर के लोग जाकर के बिहार में जो है वोट डाला लोगों ने, ये भी आरोप है ना, डाला कि नहीं डाला, जब कई तो सांसद है यहाँ से कटवा के वहां डाला, तो ये सब। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि घुसपैठियों की समस्या का समाधान होना चाहिए। अब आप आ रही कांग्रेस से लेफ्ट पे, कांग्रेस लेफ्ट, हाँ। कांग्रेस की स्थिति वहां बिल्कुल शून्य है। अब कांग्रेस की स्थिति तो जहां कांग्रेस है वहां भी शून्य होती जा रही है, तो बंगाल तो छोड़ ही दीजिए। भी लड़ाई होगी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होगी, और बीजेपी इस बार तृणमूल कांग्रेस भी, चूंकि जो पिछली बार जो बीजेपी का आश्चर्यजनक प्रदर्शन हुआ था, हालांकि सरकार बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन 75-76 सीटें आई और बड़ी बात थी, वोट परसेंटेज एकदम से 37%, 38% के आसपास पहुंच गया, तो वो ममता बनर्जी को भी समझ में आ रहा है, तो वो भी अपनी किलेबंदी कर रही होंगी। SIR का मुद्दा सिर्फ तात्कालिक मुद्दा है। मैं बिहार में भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, ये चुनाव का मुद्दा बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब SIR हो जाएगी तब चुनाव होंगे, जिनके वोट कटे होंगे वो वोट डाल नहीं पाएंगे, और जिनके वोट नहीं कटे उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो ये मुद्दा ही नहीं है चुनाव का। ये खाली इतना जरूर हो सकता है, बल्कि इसका मैं इसको सकारात्मक पक्ष देखता हूँ। विपक्ष अगर होल्ला मचाता है SIR को, तो लोगों में जागरूकता आ गई, भाई हमारा वोट न कट जाए, तो लोग खुद BLOs को संपर्क कर रहे हैं, अपना वोट जुड़वा रहे हैं या अपने कागज जमा कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम लोग जो है खुद उसमें जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये SIR का मुद्दा सिर्फ तात्कालिक मुद्दा है, और ममता बनर्जी इस मुद्दे के जरिए एक संदेश दे रही है अपने वोटर को कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा वोट नहीं कटेगा। ठीक, एक लाइन जी सर, ये जो SIR चल रहा है ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस नहीं है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन और जिस तरह से डिजिटल हुआ है, सारा उद्देश्य ये है कि एक स्टैंडर्ड वोटिंग लिस्ट बनेगी, चाहे वो प्राइमरी का चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, एक पूरी हमारी नेशनल लिस्ट रहेगी जिसमें आप जो नए आते हैं जुड़ते जाएं, लेकिन एक लिस्ट होगी जो कि हर जैसे अभी क्या होता है, विधानसभा के पहले फिर शुरुआत होती है, इसमें फलाना करो ढिकाना करो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये धीरे धीरे चलेगा। अभी तो आप इसको देख रहे हैं, नेशनल लिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है ताकि एक ऑथेंटिक रहे, और नागरिक को भी बार बार ये जाके दरवाजे पूछना कि हम भारत का नहीं है, पूरी दुनिया में एक नेशनलिटी का कार्ड दिया जाता है सब जगह, सारे सिटीजन को। हमारे यहाँ आधार कार्ड बन गया, फलाना कार्ड बन गया, भाई सिंपल चीज़ है, एक नेशनल, मैं भारतीय नागरिक हूँ। आज अगर 2025 में भी अगर मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, तो ये बहुत शर्म की बात है। और अगर नहीं, पासपोर्ट भी नहीं है, लिखा है सर नागरिकता भारतीय, तो नहीं, हाँ माना जाता है, लेकिन सुन लीजिए, लेकिन पासपोर्ट सबके पास है नहीं। पासपोर्ट भी, मैं बताऊं, पासपोर्ट भी चैलेंज किया जाता है कि अगर डुप्लीकेट बन गया तो वो तो नागरिकता कार्ड भी चैलेंज किया अलग बात बन जाएगा। है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिटीजनशिप कार्ड मस्ट है, और जब तक ये प्रोसेस शुरू होगा, आप देखिएगा ये लगातार अभी जारी रहेगा। बहुत सारी बातें आ गई सर, लेकिन मैं चाहूंगी कि थोड़ा विपक्ष के एंगल से आप बंगाल का चुनाव भी देखें और ये SIR का मुद्दा भी देखें। विपक्ष मतलब कौन सा, बंगाल का विपक्ष या देश का विपक्ष? इंडिया, देश का विपक्ष, इंडिया गठबंधन। देखिए, विपक्ष के पास बंगाल की अगर बात कर रहे हैं परिप्रेक्ष्य में तो कुछ है नहीं। देश के स्तर पर तो मैंने कह दिया कि विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कांग्रेस, और उस पर मैं विस्तार से बात कर चुका हूं कि उसको अपना, जैसे गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का चल रहा है ना, वैसे खुद का भी गहन पुनरीक्षण कांग्रेस अगर कर लेगी तो विपक्ष की भूमिका, क्योंकि ये गठबंधन वगैरह जो हो रहे हैं वो राज्य के फायदे नुकसान को देख के, स्थानीय फायदे नुकसान को देख के हो रहे हैं, और कोई अपना कलेजा, वो अब क्या कर सकते हैं सर। हम तो यहाँ से कह ही सकते हैं कि करना चाहिए, अगर मजबूत विपक्ष देश को चाहिए तो कांग्रेस को पुनरीक्षण करना चाहिए खुद का, जैसे वोटर पुनरीक्षण हो रहा है, अपने एक एक कार्यकर्ता को उठाकर जगाकर मजबूत करके उसको ऊर्जा देकर आप खड़ा करें तो विपक्ष खड़ा हो सकता है। बंगाल में अभी विपक्ष जैसी कोई स्थिति नहीं, फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष की भूमिका में वहाँ पर है, और वो सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा। और उस तरीके से अगर विपक्ष की हम बात करें तो भाजपा की इस बार तगड़ी तैयारी है, और पिछले चुनाव से उसने सबक लिया है, कहाँ गैप है वो समझ में आया है, बिहार के परिणामों से वो उत्साहित है,
और बिहार के उन परिणामों को दोहराने के लिए वो संकल्पबद्ध है, लेकिन क्या कर पाएगी ये तो पता नहीं। समीर जी ने उनकी तैयारी को लेकर तो बहुत विस्तार से बात रख दी है। तृणमूल कांग्रेस को भी पता है कि हर चुनाव ही कठिन। पिछले चुनाव में भी आप देखिए कि ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर वाले फोटो और पूरी मंच पर और खेला होबे और किस तरह का खेला होबे, लेकिन ये बात है कि वो लड़ाका हैं और उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब चुनाव में हर तरह के हथियारों का उपयोग होता है, तो इसलिए आप अकेली ममता को दोष नहीं दे सकते। सामने वालों ने भी हर तरह के हथियार, साम दाम दंड भय का उपयोग किया चुनाव जीतने के लिए, ममता ने भी किया और वो जीत गई। क्या इस बार भी वो जीत पाएंगे? हर चुनाव में यही सवाल होता है भाई। इसमें भी सवाल था कि क्या राहुल और तेजस्वी कुछ करेंगे बिहार में या भाजपा कर ही गुजरेगी, और किसी को आखिर तक पता नहीं था। 202 तो किसी ने नहीं कहा था एक पोल डायरी के अलावा। तो ऐसे ही चुनाव होते। बंगाल अभी भी भाजपा के लिए आंख की किरकिरी बना हुआ है। जो नागरिकता वाली बात चली और ठीक कहा रामकृपाल सर ने भी कि एक कार्ड, मैं जो लोग ये अभी बॉर्डर पर दृश्य पैदा हो रहे हैं इस SIR की परिणति के रूप में और प्रतिक्रिया के रूप में, और बांग्लादेशी लोग उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन दृश्यों को देखकर इस पूरी प्रक्रिया पर उंगली उठाने वाले और उनके प्रति सहानुभूति दर्शाने वाले लोगों से कह रहा हूं कि ये हर चीज को हर चीज से जोड़ना ठीक नहीं। भारत तो अतिथि देवो भव की परंपरा वाला, लेकिन अतिथि आकर हमारे ही घर का खाना खा जाएगा तो हम उसको फिर अतिथि देवो भव, वो अतिथि नहीं है, वो तो घुसपैठिया है फिर तो नहीं। लोग सर अंतर नहीं, अरे यहाँ अपने घर में आया, अरे मैं उन लोगों, लेकिन फिर उसके बरक्स वो दृश्य रखना चाहता हूं जब यहां से विदेश जाने का सपना देखकर जाने वाले, गलत तरीके से गए हुए भारतीय बेड़ियों में जकड़कर हिंदुस्तान की सरजमीन पर लौटते हैं, उनको देखकर आपको दुख होता है। और अभी अमर उजाला ने लंबी कहानियां पंजाब और हरियाणा के गांवों में लौटे हुए उन भारतीयों की और उनकी दास्तान सुनिए कि ठंड में AC चला दिया जाता था और गर्मी में हीटर, रात को ओढ़ने के लिए कंबल नहीं दिया जा रहा और दिन भर में केवल एक गोल ब्रेड। और ये इस तरह की यातनाएं, मतलब गलती से निकल गया था रामकृपाल जी के मुंह से कंसंट्रेशन कैंप, जो कि नाजी यातना शिविरों को कहा जाता था, अभी उनको आधुनिक भाषा में डिटेंशन कैंप का। लेकिन इन डिटेंशन कैंपों में भी इस तरह की प्रताड़ना तो हो रही विदेश में। हमारे यहाँ तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने केवल कहा है कि डिटेंशन कैंप बनाए जाएंगे जो SIR की प्रक्रिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चली रही है, अभी नोएडा की प्रक्रिया की बात विनोद जी ने कही, तो उनके लिए कैंप्स बनाए जाएंगे और उनको आइडेंटिफाई करके वहां रखा जाएगा। तो भारत में होता है तो लोग कोहराम एकदम मचाने लगते हैं और छाती माथा कूटने लगते हैं, और हमारे ही लोग जब बेड़ियों में जकड़कर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरते हैं और यातना के किस्से सुनाते, तब आपको नहीं समझ में आता कि नागरिकता का महत्व क्या है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद तमिलनाडु, लगातार बहुत सारे चुनाव आते रहेंगे। और SIR चूंकि अब देश भर में चल रही ये प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब रोकने का कोई आदेश तो फिलहाल नहीं आता दिख रहा है, जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी सवाल किया था। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा कि विनोद सर भी कह रहे थे कि इसमें सहयोग करना ही अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सबसे सही और मुफीद बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि टेम्परेचर तो ज़रूर बढ़ता रहेगा, SIR का मुद्दा चुनाव में उठता रहेगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल से ये आवाज़ बहुत तेज़ी से उठ रही है और ममता बनर्जी इसे बंगाली अस्मिता से भी जोड़कर देख रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि SIR जैसे बिहार में मुद्दा नहीं था, हो सकता हो पश्चिम बंगाल में भी ये मुद्दा न बने। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।